चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स हम का जो पेपर कर रहे थे 2014 का, तो हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था। आज पार्ट 2 में हम लोग पेडोलॉजी सेक्शन देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता ही है कि सीटेट में अगर हमने प्रीवियस ईयर पे कमांड कर ली और मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब करवा रखे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट आज का सेशन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कल 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, जी के क्वेश्चन बचे, तो आज पेडोलॉजी क्वेश्चन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 81 से। इससे पहले की क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया, आप वीडियो देख सकते हैं, अपलोड हो चुकी है। तो क्वेश्चन दे रखा है, कक्षा 8 के छात्रों को कमानीदार तुला को सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए गए चरणों जो सही क्रम में नहीं दिए गए हैं उनका पालन करने के लिए कहा गया है। तो क्या कहा है, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस टू क्लास 8 स्टूडेंट, गुंजन मेंशन द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस टू बी फॉलोड। तो जो सीक्वेंस दे रखे वो करेक्ट उसमें नहीं दे रखे, तो हमें जो सीक्वेंस है उसको करेक्ट में लगाना है। तो क्या होगा, इसका सही क्रम बताना है स्टेप। तो क्या लिखा हुआ है, शून्यांक त्रुटि को नोट करना, नोट द जो जीरो एरर होती है वो, या कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग ये होगा, या नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल, या फिर रिकॉर्ड द बेस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। जो कमानीदार तुला का जो अल्पतमांक होता है वो रिकॉर्ड करना। तो क्या इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा, इसको सीक्वेंस से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांक त्रुटि नोट करेंगे। जब किसी भी कमानीदार तुला को उसको सही उपयोग विधि से पढ़ाते समय क्या करेंगे, पहले उसकी जो जीरो एरर होगी उसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो ए ऑप्शन किस में है देख लीजिए, तो डी बी ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। जब हम उसकी शून्यांक त्रुटि नोट कर लेंगे तो उसके बाद जो उसकी रिकॉर्ड होगा, उसका अल्पतमांक उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद वास्तविक जो पाठ्यांक होगा, जो उसकी कैलकुलेट होगी, एक्चुअल रीडिंग होगी, उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको परिकलित करेंगे। तो ये हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। फिर क्या लास्ट में करेंगे, आशांकित पैमाने पर संकेतक की स्थिति नोट करेंगे। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, डी ए डी बी सी। तो ए डी बी सी कौन सा दे रखा है, तो ये पहला ऑप्शन जिसमें ए डी बी सी दे रखा है। तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है, लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो क्या लिखा हुआ है, अपर प्राइमरी स्टेज को ध्यान में रख के क्वेश्चन करना। उच्च प्राथमिक स्तर जो जूनियर लेवल पर विज्ञान सीखने के नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य जो है वांछनीय नहीं है, नहीं पूछा गया। इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, और ये जरूर याद रखिएगा किस लेवल के लिए पूछा जा रहा है। तो अपर प्राइमरी लेवल पे हमें साइंस का बताना है, तो साइंस को भी ध्यान रखना है। तो पहला दे रखा है, टू एक्वायर साइंटिफिक लिटरेसी मतलब वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, या फिर टू डेवलप रैशनल थिंकिंग मतलब जो तार्किक सोच हो विकसित करना, या टू एक्वायर एसेंशियल प्रोसेस स्किल आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, या टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो या कि जो प्रतियोगिता एग्जाम होती है उसमें अच्छा प्रदर्शन करना। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा वो आपको बताना है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका जो होगा वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब हम साइंस के लिए कुछ साइंस को सीख रहे हैं तो हमें वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, बहुत एक्वायर करना किसी चीज़ों को, वो बहुत सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट तार्किक सोच करना बिल्कुल सही। जब तक बच्चा तार्किक सोच नहीं करेगा, जब तक बच्चा एक्वायर मतलब कोई चीज़ खोजबीन नहीं करेगा, कुछ मतलब जब वो सक्रिय भाग नहीं लेगा, तो क्या उसकी तार्किक सोच जो होगी वो विकसित नहीं होगी। या फिर जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था कि जो कमानी को हम लोग क्या, जब उसको हम लोग उसको सही इसमें स्टेप में सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो क्या बच्चे में जो तार्किक रीजन आएगा कि वो कैसे चीज़ें करनी चाहिए। तो ये भी इसका उद्देश्य है। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना बिल्कुल सही होगा कि जो प्रोसेस स्किल हो वो डेवलप हो, ये भी या फिर हम उसे एक्वायर करें। या फिर जो उसका स्टेटमेंट नहीं होगा वो क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना। ऐसा कोई साइंस का उद्देश्य नहीं होता कि प्रतियोगिता परीक्षा को अर्जित करना ही उनका उद्देश्य हो और अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि अगर बच्चे को
जो अगर टीचर का ये मोटिव रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका अच्छा प्रदर्शन हो, तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, उसमें फोर्स में आ जाएगा। वो क्या होगा, उसको बस यही रहेगा कि उसको बस एग्जाम में नंबर अच्छे लाने, वो उसके जो अंदर और चीज़ें वो डेवलप नहीं हो पाएंगी और स्किल्स नहीं हो पाएंगी, तो बच्चा जो होगा बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। बस उसका बस एक ही मोटिव रह जाएगा कि उसको एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी देनी है और उसमें बस नंबर लाने, चाहे कैसे भी लाने हो, वो और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो ये जो उसका फोर्थ ऑप्शन जो टीचर का नहीं होता है, तो वांछनीय उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 83 क्वेश्चन दे रखा है, द टेक्निक ऑफ रोल प्ले। तो रोल प्ले क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पता है, जैसे कोई भी समस्याएं होती है, जैसे जल समस्या हो गई या वायु प्रदूषण हो गया या हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट आतंकवाद, तो इस पे क्या होता है, जो बच्चे क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा ऑडिटोरियम पे रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, एक सीख देखते हैं, अपना एक रोल मॉडल की तरह प्ले करते हैं, तो वही रोल प्ले कहलाता है। तो उसमें लिखा हुआ है, इज कंसीडर टू बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन टीचिंग ऑफ साइंस बिकॉज, मतलब कि जो साइंस विज्ञान में जो रोल प्ले की तकनीक है, उसको प्रभावी नीति बनाने का कारण यह है कि, तो कौन सा जो साइंस टेक्निक को बनाने का, इफेक्टिव बनाने का क्या कारण हो सकता है। तो पहला दे रखा है, इट इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रोल इन रियल लाइफ, या वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। या फिर सेकंड है, इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब जो अध्ययन प्रक्रिया में छात्र की जो सक्रिय भागीदारी है सुनिश्चित करती है। या थर्ड दे रखा है, इट इज़ लाइकली टू प्रोमोट सोशल स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों की जो सामाजिक कुशलता को बढ़ावा कर दे सकती है। या इंश्योर ब्रेकिंग ऑफ मोनोटोरी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब अध्ययन जो प्रक्रिया होती है उसको एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को सबसे इफेक्टिव बनाए, तो कौन सा कारण हो सकता है, तो किससे होगा, जो बच्चा होगा वो क्या होगा, इंश्योर करे एक्टिव पार्टिसिपेंट, बिल्कुल सही, जब बच्चा सक्रिय भागीदारी हो, मतलब खुद करके सीखे, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। जब बच्चा एक्टिव होकर कोई चीज़ कर रहा है, तो वो सबसे अच्छी चीज़ स्टेटमेंट हो ही जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। छात्रों को सामाजिक कुशलता को बिल्कुल नहीं, जो साइंस की हम उससे बता रहे हैं, साइंस के थ्रू बता रहे हैं, तो सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा देना, ये इसका स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन। 84 क्वेश्चन को समझते हैं, लिखा हुआ है, और साइंस इज कंसिडर टू बी द क्वेश्चनिंग एक्सप्लोरिंग, मतलब क्वेश्चन करना, एक्सप्लोर करना, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैरिड out by Deepika in teaching of science is best suited to satisfy this criteria, मतलब कि विज्ञान में प्रश्न करना, मतलब कि क्वेश्चनिंग करना, खोजबीन करना, एक्सप्लोर करना, स्वयं करना, खुद एक्सप्लोर करना, डूइंग द्वारा अन्वेषण करना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, या फिर अन्वेषण करना माना जाता है। बिल्कुल सही है। जब साइंस में आप कुछ चीज़ करेंगे तो खोजबीन करता है बच्चा, क्या प्रयोगशाला में जाता है, अपनी सब करता है लेबोरेटरी में। तो विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा जो मानदंड है वो संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चों को विज्ञान शिक्षण में जब दीपिका को कराई जा रही है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे अच्छा सही है। तो क्या सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट करना, तो यूनिट टेस्ट मतलब छोटे छोटे टेस्ट में करना, माइक्रोस में, तो ये कोई सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो जाएगा। एक ग्रुप डिस्कशन कॉमन डिसीज, तो एक ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, बच्चे जो ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा तो कुछ चीज़ से कुछ कर नहीं रहा, बस वो क्वेश्चनिंग करेगा और कुछ तो होगा नहीं, तो बच्चा एक्टिवली कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वह क्वेश्चन कर रहा है। तो मतलब जैसे वो खुद करे, किस चीज़ को कुछ करे, तो वो नहीं हो रहा है, बस चर्चा कर रहा है। पर्यावरण समस्याओं पर वाद विवाद करना, तो वो डिबेट कर रहा है, वही मतलब इसमें बच्चा क्या खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, वो बस क्वेश्चन कर रहा है, खुद इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्वनि की प्रकृति पर परियोजनाकार, प्रोजेक्ट वर्ड और नेचर ऑफ साउंड, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या बच्चा एक्टिवली भी हो रहा है, इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, डूइंग भी कर रहा है, खुद भी कर रहा है, क्वेश्चनिंग भी कर रहा है और उसको खोजबीन कर रहा है। क्या वो क्या करेगा, आपने देखा होगा बच्चे जरा मतलब हर चीज़ों के मॉडल बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको पहले सोचते हैं, उस पर एक्सप्लोर करते हैं कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए, फिर इस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या इसको हम किस माध्यम से अच्छे से बता देते, तो हर तरीके से उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 85 क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा हुआ है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि आपको पता ही कि हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है वो 2005 में रिकमेंडेड द टीचिंग ऑफ साइंस क्या किया था, अपर प्राइमरी स्टेज, मतलब जो उच्च प्राथमिक स्तर पे में बताना है कि हम ऊपर प्राइमरी का पेपर कर रहे हैं, तो शुड एम्फेसाइज मैक्सिमम ऑन, मतलब कि किस पे सबसे ज़्यादा उसने फोर्स दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा 2005 में। तो पहला स्टेटमेंट समझते हैं, लिखा हुआ है रिलेटिंग
इन क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो कक्षा की जो पढ़ाई है उसको विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, ये एनसीएफ 2005 का है उच्च प्राइमरी लेवल के लिए। या फिर मेमोराइजिंग ऑल साइंटिफिक टर्म्स गिवन इन टेक्स्ट बुक, जो कि मतलब वैज्ञानिक पदों को याद करना जो पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। या फिर आंसरिंग ऑल क्वेश्चन गिवन इन द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, आंसर करना जो भी टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आंसर देना है, उसका मोटिव होता है, मतलब उस पर वो फोर्स करता है। या इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधार लाने के लिए। तो क्या एनसीएफ 2005 का जो वो है वो विज्ञान शिक्षा में सबसे ज़्यादा फोर्स किस चीज़ को करेगा? तो 4 स्टेटमेंट दे रखे, तो आप इस पे आंसर कीजिए। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल सही पहला ऑप्शन हो जाएगा। जो क्या होगा, बच्चे को क्या रेट करना है क्लासरूम की लर्निंग को किससे? रियल लाइफ आउटसाइड, जो उसकी रियल लाइफ है उससे अगर आउटसाइड करेंगे तो क्या होगा, बच्चा आगे सोचेगा वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसके आगे रियल लाइफ में उसका क्या मोटिव है, वो क्यों सीख रहा है। अगर उसकी रियल लाइफ से वो चीज़ कर दिया तो वो उस चीज़ों को और अच्छे से समझ सकता है। तो यही एनसीएफ 2005 कहता है, जो आपने बार बार हर में क्वेश्चन आता है, चाहे ईवीएस हो, साइंस हो, साइकोलॉजी हो, हिंदी हो, तो सब में आपको क्वेश्चन रिपीट होने का कॉमन क्वेश्चन है। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन का जब उसके चीज़ों को बाहरी जीवन को जब उसको उसके बाहरी जीवन से रियल लाइफ से जोड़ देते तो वो चीज़ उसकी और मीनिंगफुल बन जाती है, क्योंकि वो चीज़ों को और अच्छे से समझ पाता है, क्योंकि वो चीज़ें वो देखता है तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होती है, तो वो चीज़ों को और अच्छे से समझता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। याद करना तो बिल्कुल एनसीएफ इसको बिल्कुल नहीं वो करता है, बिल्कुल बेकार माना है। प्रश्नों के उत्तर देना इसको भी एनसीएफ ने इस पर कोई वो नहीं किया है। और विद्यार्थियों में प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए परीक्षाएं तो बिल्कुल भी नहीं, तो उसका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 क्वेश्चन लिखा हुआ है, गीता इज प्रिपेयरिंग इन लेसन प्लान, जो गीता है कक्षा 8 के लिए क्या कर रही है, मानव नीति के विषय में पढ़ाने के लिए कौन सी पाठ योजना बना रही है, ह्यूमन राइट टू क्लास 8 स्टूडेंट। तो इंक्लूसिव ऑफ द विच तो लिखा हुआ है, इंक्लूजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द लेसन प्लान इज लाइकली टू द मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग इन द स्टूडेंट अंडरस्टैंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट बेटर। मतलब जो नीचे दी क्रियाकलाप पाठ योजना में जो सम्मिलित करने पर पाठ जो अधिक प्रभावी बन सकता है, तो कौन सा क्रियाकलाप बनाएंगे जिससे जो गीता जो कक्षा 8 के छात्रों को मानव नीति पढ़ा रही है वो और इफेक्टिव बन सके जो लेसन, और छात्रों की संबंधित संकल्पनाओं को अच्छी तरह समझ सकने में सहायता कर सकता है। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना है? तो पहला दे रखा है, प्रिपेयरिंग ए गुड होम असाइनमेंट, अच्छा गृह कार्य देना। बच्चा अगर गृह कार्य दिया जाएगा तो बच्चा कैसे सीखेगा, आप बताइए। उसको कैसे एक्टिवली, उसको घर से दे दिया, उसको ना कोई समझाने वाला है, ना कोई सिखाने वाला, ना वो एक्टिवली है, ना पीयर ग्रुप्स को देख रहा है। जब वो किसी चीज़ को देखता है तो और चीज़ों को समझता है, जब उसके सामने ऐसा इन्वायरमेंट होता है। तो गृह कार्य करना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। छात्रों को नोट लिखवाना, अब नोट लिखवाने से तो बच्चा कोई ऐसा नहीं कि वो उसमें इंटरेस्ट लेने लगेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों की क्रियाकलापों कक्षा में पास भी प्रश्नोत्तर का उपयोग करना या मानव नीति की मॉडल का निर्देशन करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। छात्रों की क्या करना है, क्रियाकलाप, बिल्कुल सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट। यूजिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम क्वेश्चनिंग, मतलब क्या करना है बच्चों को, ये आंखों का जो आप मानव नीति के विषय में क्या आप बच्चों को कहेंगे पहले उधर से जाइए, दूर खड़ा करेंगे कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा हो, पास आके करेंगे, दिखाई दे, अलग अलग तरीके की आप एक्टिविटीज़ करेंगे जो उसके नीति के द्वारा मानव नीति का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, तो बच्चा क्या होगा, उसका इंटरेस्ट जागेगा उस टॉपिक से रिलेटेड। जब उसका इंटरेस्ट जागेगा तो वो चीज़ों को और बेटर कर सकेगा, तो उसको जब इंटरेस्ट जाएगा तो वो चीज़ों को समझ भी सकेगा, उसको जो लेसन पढ़ने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों के क्रियाकलापों और कक्षा में सामाजिक कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देखते हैं, लिखा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम एंड फ्रेमवर्क एनसीएफ जो 2005 है, जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑफ, मतलब उन्होंने क्या किया, जो एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों पे अधिक बल दिया है, जो एनसीएफ 2005 की सिफारिश की गई है उस पर। तो क्या है, डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, उन्होंने क्या रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि एनसीएफ तो बिल्कुल खिलाफ है रटने के लिए। वो कह रहा है बच्चा जब तक एक्टिव होकर नहीं सीखेगा, एक उसने रटने पे, एक उसने परिभाषा पे, इन सब चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया है। तो रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा।
मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस करिकुलम, मतलब विज्ञान की पाठ चर्चा के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच 30 सीमाएं बनाए रखने पर। बिल्कुल ये कहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा, उसमें सीमाओं पे कार्य क्षेत्रों के बीच 30 सीमाएं बनाना। या फिर प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, मतलब छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना। बिल्कुल, जब आपको एक्टिव मिल जाए तो वो स्टेटमेंट वैसे ही सही हो जाएगा। बच्चा जब एक्टिव होकर कोई चीज़ करेगा तो वो एनसीईआरटी और एनसीएफ का बिल्कुल है, बच्चा एक्टिव होकर सीखे, एक्सप्लोर करे चीज़ों को, क्वेरीज करे। क्योंकि बच्चा क्या, जब तक डूइंग मतलब बच्चा करके सीखे, सबसे ज़्यादा एनसीएफ क्या कहता है, बच्चा करके सीखे, और करके करके एक्टिव होगा तो खुद ही वो उस पर फोर्स बल देता है। फिर वैज्ञानिक पदार्थों की यथार्थ परिभाषा सीखना। मैंने अभी आपको बताया कि जो एनसीएफ है वो रटने पे, परिभाषाओं पे बिल्कुल फोर्स नहीं करता, इग्नोर करता है। तो उसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, विज्ञान की पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। सी ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों की सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। तो कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन में अपने देख रहा है ए और सी दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी हमारा सही है। 88 क्वेश्चन को समझते हैं जो पेडालॉजी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग appreciations adopted by a science teacher reflects scientific temper on her part, मतलब कि जो विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए गए उपागमों में से कौन सा उपागम है जो शिक्षिका को वैज्ञानिक मन स्थिति दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, किसमें, मेंटेनिंग परफेक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के लिए। या फिर उन्होंने लिखा है कवरिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑन क्विकली एज पॉसिबल, मतलब यथासंभव सीख प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ये भी गलत हो जाएगा। लिखा हो इनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, जो बच्चा को क्या होगा, शिक्षिका जो वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शा रही, क्या होगा, बच्चा तो साइंटिफिक रूप से कोई साइंस चीज़ में पढ़ रहा है तो क्या होगा, उसका क्वेश्चनिंग करना, उसको एक्सप्लोर करना, उसका इन्वेस्टिगेट करना बिल्कुल सही होगा। जिसको प्रोत्साहित करना, बच्चा मतलब जो इंटरेस्ट लेगा, बच्चों को ऐसा फ्रेमवर्क देना, ऐसा उसका माहौल तैयार करना, एनवायरनमेंट देना कि बच्चा खुद उसको चीज़ें को सीखे। तो क्या करेगा, वो ऐसी एक्टिविटी करवाएगा बच्चों से कि जो बच्चे डूइंग उसको वैसे भी उस पर प्रमोट करती है। तो क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को क्या करना है, छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, तो उनके थर्ड ऑप्शन में सही हो जाएगा। अधिकतम में बढ़ोतरी करने के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, बिल्कुल बच्चा कैसे डिस्करेज होगा, बच्चे से मोटिवेट नहीं होगा, उसको लगेगा उसको कुछ आता ही नहीं। बच्चों को ऐसी चीज़ कि वो और चीज़ों को सीखे और इंटरेस्ट बढ़ाए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में बच्चों छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। 89 क्वेश्चन दे रखा है वैज्ञानिक विधि के लिए समानता, जो द फॉलोइंग स्टेप नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस आर जनरली रिकमेंडेड, जो सीक्वेंस दे रखा है वो सही नहीं है, तो हमें फॉलोइंग द साइंटिफिक मेथड, तो हमें रिकमेंड करना है कि जो कौन सा सही क्रम है हमें सीक्वेंस में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी में भी आता है, इसमें भी आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, हमेशा आता ही आता है। आपने देखा होगा पेपर में, चाहे किसी भी आपको उस पार्ट में दे रखा हो, चाहे साइकोलॉजी में हो, चाहे आपका ईवीएस में हो, चाहे साइंस में हो। तो लिखा है परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, या फिर समस्या की पहचान करना, आंकड़ों को एकत्र करना, या निष्कर्ष निकालना। तो क्या हो जाएगा इसका सही क्रम, तो हमें सीक्वेंस में बताना है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन को मैं पूरा कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ को क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, क्या कहें, आइडेंटिफिकेशन करेंगे प्रॉब्लम को। समस्या की जब हमारी पहचान हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, परिकल्पना करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाएंगे। जो समस्या हमारी पहचान हो जाएगी तो उस पर क्या हम परिकल्पना बनाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देन क्या करेंगे हम, उसके बाद आंकड़ों को एकत्र करेंगे, तो परिकल्पना जिस प्रकार बन जाएगी उस हिसाब में जो चीज़ ज़रूरत होगी वो डाटा हम कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका परिकल्पना का परीक्षण करेंगे। जब हमारे पास डाटा एकत्र हो जाएगा तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, जो भी हमारी परिकल्पना होगी उसकी टेस्टिंग करेंगे। और देन क्या हो जाएगा, जब टेस्टिंग होने के बाद क्या होगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारे ड्राइंग द कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकल जाएगा। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले आंकड़ों को एक समस्या को पहचान करेंगे, तो सी ऑप्शन दे रखा है इसमें, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परिकल्पना बनाना, हम बिल्कुल परिकल्पना बनाएंगे। फिर देन आंकड़ों को एकत्र करना, तो सी बी डी, तो सी बी डी इसमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। फिर देन ए परिकल्पना का परीक्षण एंड देन निष्कर्ष निकालना, तो ये सेकंड ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 2014 का जो पेपर था उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके मैंने और भी जो 20 क्वेश्चन है जो पैरालॉजी से नहीं है वो भी मैंने करवा ली है, उसको भी कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन 2014 का पेपर बहुत अच्छा आया था, तो उसका जो CDP क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा आया था, तो उसको भी कर लीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग ऑफ साइंस, मतलब कि हस्त जो सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजना विज्ञान सीखने का अभिन्न अंग है। हस्तशिल्प आपको पता ही है, जो बच्चा क्या डूइंग वेल जो बच्चा अपनी चीज़ों को खुद करके सीखता है वो क्या होती है, हस्तकार होते हैं। फिर क्या लिखा हुआ, दिस लर्निंग एक्सपीरियंस प्राइमरी एम टू, तो जो इन अधिगम अनुभवों का जो पहला मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो क्या होता है। तो क्या कह रहे हैं, एसेंसिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना, या कीपिंग द स्टूडेंट इंगेज्ड ऑल द टाइम, मतलब छात्रों को हर समय व्यस्त करना। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा कोई उनका मोटिव नहीं होता कि छात्रों को वो करना। मूल्यांकन तो बिल्कुल गलत हो गया कि इसमें बच्चों को परियोजनाओं पे विज्ञान सीखने के लिए कह रहा है, ना कि मूल्यांकन के लिए कह रहा है। असिस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिखा हुआ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द लेबोरेटरी, मतलब प्रयोगशाला में अनुशासन बनाए रखना। बिल्कुल, कैसे आप बताइए प्रयोगशाला में अनुशासन कैसे बन सकता है। बच्चा जब कोई कार्य करेगा, जब कुछ एक्सपीरियंस करेगा, कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा वहाँ प्रयोगशाला में, कुछ पूछेगा टीचर से, क्वेरी करेगा, तो अनुशासन बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये है कि अपने काम को शांति से वो कर सकता है, लेकिन अनुशासन तो नहीं बन सकता है। लिखा हुआ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट द एक्सटेंडेड लर्निंग, मतलब विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्त जो लिप होती क्यों करने को कहा जाता है कि बच्चा क्या अपने आप को खुद करे, चीज़ों को समझे कैसे वो कर सकता है। तो वो जब चीज़ें वो करेगा तो उसकी चीज़ों को समझेगा कि मतलब उसने वो चीज़ कैसे की है, तो उसको छात्रों को ये चीज़ अवसर देना, तो जिससे वो अब खुद करेगा तो उसको एक एक चीज़ पता होगी उसने कैसे इस सब चीज़ को किया है। तो विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप मैंने आपको समझाने का पूरी कोशिश की। अगर आपको पेडोलॉजी में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की। आई होप बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी लोग कनेक्ट हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।